नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान से। देखिए, कल की क्लास में हम लोग ने देखा 13 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन देखे। करीब 15-17 क्वेश्चन हम लोग ने कल देख लिए थे। बाकी बची हुई जो क्वेश्चन आज हम लोग कोशिश करेंगे पूरे के पूरे 40 करा दें। अगर कुछ बचते हैं तो उसको हम कल देख लेंगे। वैसे कोशिश रहेगी मेरी कि आपकी ये पूरा का पूरा सेट आज समाप्त कर दिया जाए। तो आज है पार्ट 2। देखिए, आप लोग अभी तक जान गए होंगे मेरी मेथड कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इन वीडियोस को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना लें, जो भी नए उनको हम बता दें। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, यहाँ पर आपको टॉपिक एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट का कोई क्वेश्चन आया तो यहाँ पर आपको पूरा फंडामेंटल राइट पढ़ा दिया जा रहा है। शेड्यूल 7 पढ़ा चुके हैं यहाँ पर हम पूरा का पूरा। इस तरह जो भी टॉपिक आ रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, न केवल यूपीएसआई बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे अभी आपका पेट आने वाला है, बहुत से लोग भरे होंगे, तो उन सभी में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और यूपीएसआई का एग्जाम में अगर बता दें आपको, अक्टूबर में सेकेंड वीक को होना लगभग फिक्स है, यानी कि 15 अक्टूबर तक आपका एग्जाम होगा। तो 50 दिन मान लेते हैं अगर आज से आपको तैयारी की, तो 50 दिन आपके लिए बचा है और आपको बिल्कुल मेहनत से करना है तैयारी। ठीक है, इस बार हर हालत में यूपीएसआई निकालना है। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, कल हम लोग ने 56 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन शुरू करते हैं 57 नंबर से। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और या न्यूनतम 2 साल का कारावास की सजा दी गई हो, मतलब कोई अपराध किया हो और उसे 2 साल की, मिनिमम 2 साल की, 2 साल से कम की है तो नहीं, मिनिमम 2 साल की सजा का प्रावधान हो, मतलब वो उस सजा के लिए, तो उसे तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। यानी कि वो विधायक या एमएलए कुछ भी नहीं रहेगा, सांसद भी नहीं रहेगा। तो ये कौन सा मुद्दा था? तो देखिए, आपको बता दें कि लिली थॉमस बनाम भारत सरकार का मुद्दा था, जिसके तहत ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया कि अगर उसकी सजा, दोषी हो गया, दोषी पाया गया, यानी केस नहीं चल रहा है, दोषी घोषित कर दिया है जज के द्वारा, अपने न्यायालय के द्वारा, और उसे 2 साल से अधिक की सजा मिल गई है, तो उसे अपनी सदस्यता खोनी पड़ेगी, वो सीट वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, सरला मुग्दल बनाम भारत सरकार का मामला कल हमने आपको बताया था। ये क्या था? ये था कि जब कोई एक आदमी है या एक लेडी, तो जब दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है, मान लीजिए उसने एक, उसकी पहले से एक बीवी है और उसने उसको तलाक नहीं दिया और दूसरी शादी कर ली, तो ये शादी तो इलीगल नहीं होगी, मतलब ये शादी तो वैलिड रहेगी, लेकिन इस आदमी को फिर भी सजा दी जाएगी। इसको एक दंडनीय अपराध दिया, मतलब इसने अपराध जो किया वो दंडनीय है, लेकिन इस शादी को इनवैलिड घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब इसकी ऑफिशियल 2 बीवी रहेंगी, बट इसको सजा जरूर मिलेगी, जेल होगी या जो भी उसके सजा का प्रावधान जो ऐसा होगा उसको सजा जरूर दी जाएगी। ये क्या था? सरला मुग्दल बनाम भारत सरकार। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो ये टॉपिक्स हैं, इनकी वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए बना देंगे, लेकिन उसके लिए आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसी हिसाब से हम वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया। देखिए, महाराष्ट्र आपको पता है, महाराष्ट्र की सरकार, यहाँ पर जो महाराष्ट्र पड़ता है, यहाँ की सरकार ने एक ऐसा ग्रुप या यूनिट, विशेष बल तैयार किया है एनएसजी की तरफ पर, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तरफ पर एक विशेष इकाई तैयार की है, जो कि वहां पर लोकल जो टेररिज्म है उसके खिलाफ लड़ेगा। इसका नाम क्या है पूछा गया है, तो देखिए इसका नाम है फोर्स 1। क्या नाम है? फोर्स 1। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट नाम है। अगर स्टेट का पेपर है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर सेंटर का है तो आपके अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, फिर आइए पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो 4 ऑप्शन दिए, पहले देखते हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य। देखिए, हमने पहले भी जब पढ़ा था, लास्ट जो हमारा सेट था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ना ही ये मौलिक अधिकार है, बट हाँ, इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट के में जरूर लाया सकता है। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, हमारी मिश्रित संस्कृति, समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। जी हाँ, ये है हमारा मौलिक कर्तव्य कि जो भी हमारी संस्कृति है, विरासत है,
उसको हम संरक्षित रखें और उसको इम्पोर्टेंस, उसकी जो इम्पोर्टेंस को समझें और उसको बढ़ावा दें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला ऑप्शन है वोट करने का कर्तव्य। नहीं, वोट डालना आपका मौलिक अधिकार नहीं, बट हाँ लीगल राइट है आपका, इसको मौलिक कर्तव्य नहीं बोलते। करों का भुगतान करने का कर्तव्य, ये भी आपका लीगल राइट है लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का केवल पूरी तरह सही है कि मिश्रित संस्कृति जो है हमारी, उसकी विरासत को हम संभाले, संजोएं और उसका प्रचार प्रसार करें। ठीक, अच्छा मौलिक कर्तव्य क्या ये बात करते हैं, तो ये किस पार्ट में दिया गया है जल्दी से बताइए। देखिए बताइए पार्ट, जल्दी से बताइए 4A में दिया गया। ठीक है, और इस किसमें आता है, 51A में आता है। ये किसमें, मौलिक कर्तव्य। टोटल हमारे कितने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट, इस समय टोटल 11 हैं। पहले थे 10, अब हो गए 11। 11वां कौन सा है, 11वां हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो गार्जियंस है, जो पेरेंट्स है, उनका मौलिक कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं 14 साल के कम तक के बच्चे हैं, हालांकि सभी को, बट ये इनका मौलिक कर्तव्य है कि उनको प्राथमिक शिक्षा जरूर प्रदान करें। ये गार्जियन और पेरेंट्स का मौलिक कर्तव्य बनता है कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जरूर प्रदान करें। ठीक है, और इसी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये चीज रखा गया था 21A में कि शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार भी बनाया गया। दोनों चीज एक साथ ऐड की गई थी। जब ये 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ था तो ये शिक्षा का अधिकार को भी फंडामेंटल राइट के अंदर डाल दिया गया था 21A के अंतर्गत कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएगी, इसको डाला गया था और ये 2010 से पूरी तरह से लागू है। ठीक, तो ये था अपना इस क्वेश्चन के अंदर। और चीजें जो होंगी आगे डिस्कस कर लेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है। देखिए चाय तो आप सभी लोग पीते हैं और इसका आंसर भी आपको बहुत आसानी से पता होगा कि चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। यही आपको थोड़ी सी एनर्जी देता है। जब आप नींद में होते हो तो ताकत आ जाती है, थकान थोड़ी दूर हो जाती है। तो इसलिए इसमें कैफीन नामक एक तत्व होता है जिसकी वजह से आपको ये ऐसा थोड़ा जो एनर्जी मिलती है कैफीन की वजह से मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इजी भी है क्योंकि सभी को लगभग पता होगा। ऑप्शन ए संपूर्ण मतदान नहीं, एकल गैर हस्त नहीं, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किया जाता है। तो ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका पूरी तरह से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो देखिए अपने आर्टिकल जो संविधान है उसके आर्टिकल 15 में इसका जिक्र है कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा। ठीक है, इसमें आपके दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, जो मनोनीत है, जो आपके नॉमिनेटेड होते हैं ना, जिनको राष्ट्रपति चुनता है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल वही लोग होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं। दूसरा, अगर विधानसभा आपकी स्टेट की जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उसके लोग, विधान परिषद के लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, कहाँ के, विधान परिषद के लोग राष्ट्रपति को चुनने में अपने वोट देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी नॉमिनेटेड लोग नहीं आएंगे। तो इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में और इसकी जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। सिंगल अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणालियों के निम्नतम स्तर पर। देखिए पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो इसके 3 स्तर होते हैं। सबसे लोअर की अगर बात कर ली जाए तो होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है, ग्राम पंचायत। यही पूछा सबसे लोअर कौन होता है, तो इसका आंसर तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके ऊपर अगर बात कर ली जाए तो क्या आता है, क्षेत्र पंचायत। ग्राम पंचायत के ऊपर क्या होता है, क्षेत्र पंचायत। और क्षेत्र पंचायत के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो जिला पंचायत होता है। तो 3 स्तर पर पंचायत हमारी वर्क करती है। सबसे ऊपर होता है जिला पंचायत, उसके नीचे क्षेत्र पंचायत और उसके नीचे ग्राम पंचायत। तो यही पूछा था सबसे निम्नतम स्तर पर कौन है, तो ग्राम पंचायत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए पंचायती राज व्यवस्था का अच्छा जिक्र किस शेड्यूल में, क्या आप बता सकते हैं। देखिए हमने आपको पहले भी पिछले लास्ट वीडियो में बताया था, शेड्यूल 11 में जिक्र किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, तो याद रखिएगा शेड्यूल 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है। देखिए पहली की बात कर रहा है, पहली मुगल इमारत जो कि शुद्ध संगमरमर से बनी। ताजमहल तो बनी है संगमरमर से, बट पहली नहीं है। तो इसकी गलती मत कर दीजिएगा जल्दबाजी में, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। देखिए पहली इमारत की बात की जाए तो ये थी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जिसे अकबर द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। शाहजहां तो बहुत बाद में ताजमहल बनवाए थे। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अकबर ने बनवाई थी। और हाँ,
शुरुआत में इसमें उतना संगमरमर नहीं था, लेकिन आगे चल के इनके बेटे जहांगीर ने इसको पूरी तरह से संगमरमर से कर दिया था, मतलब पूरी तरह संगमरमर में कर दिया था। तो शुद्ध संगमरमर की ये पहली इमारत थी। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसको जवाबदेह होती है? मंत्रियों की परिषद, जैसे आपको पता है, देखिए मंत्री परिषद होती है पूरी एक, जो प्रधानमंत्री जब बनते हैं, कोई प्रधानमंत्री जब नया बनता है तो एक मंत्री परिषद बनाता है। ठीक है, हालांकि इसकी जो शपथ होती है, इसकी नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसकी रिकमेंडेशन है? प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन में। ठीक है, और इसकी जवाबदेही किसकी होती है? जो मंत्री परिषद होती है उसकी जवाबदेही राष्ट्रपति को नहीं होती है, ना ही प्रधानमंत्री की होती है। इसकी जवाबदेही जो सामूहिक परिषद है, ये जवाबदेह होता है लोकसभा के लिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा के लोग ही बनते हैं ना, इसमें मोस्टली सारे लोकसभा के होते हैं, कुछ लोग राज्यसभा के भी होते हैं, बट ये जवाबदेही किसके होते हैं? लोकसभा के लिए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। बिल्कुल सही, आपको पता होगा विशेष प्रावधान है हमारे यहाँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जैसे रिजर्वेशन जो आपको मिलता है, तो उसके लिए विशेष प्रावधान बनता है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? देखिए किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो देखिए, क्या ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या यह स्वतंत्रता के अधिकार के? जी नहीं, ये भी नहीं है। संवैधानिक उपचार? ये भी नहीं। समानता का अधिकार? जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल कहां से कहां तक आता है? हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 14 से लेकर 18 तक आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। एक बार को तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि सभी नागरिक समान है, सबको समानता का अधिकार है, और वहीं साथ साथ अपवाद आ जाता है, तुरंत ही आ जाता है अगले आर्टिकल में, कि जो भी लोग पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और महिलाओं को और बच्चों को, विकलांग लोगों को अलग से इनके लिए प्रावधान बनता है, अलग से प्रावधान बनता है। इसी वजह से रिजर्वेशन वगैरह का प्रावधान आया है। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए तो आप अलग अलग भेदभाव कर रहे हैं, तो ये किसके खिलाफ हो रहा है? किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? समानता के अधिकार के खिलाफ है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स की बात कर लिया तो एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, हालांकि हमने इसको लास्ट क्लास में बताया था। इसका जिक्र कहाँ है? पार्ट 3 में, यानी कि भाग 3 में। टोटल आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ पर 4 का जिक्र हुआ है, 2 जो नहीं हुआ उसको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आता है 14 से 18 किस चीज का? समानता का अधिकार। उसके बाद शुरू होता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या? धर्म की स्वतंत्रता आता है आपका 25 से लेकर 28 तक आता है। देखिए, तो 23-24 क्या है? 23-24 की भी बात कर लेते हैं। 23-24 होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जो आपका राइट होता है कि आपको कोई एक्सप्लॉयटेशन न करने पाए, उसका अधिकार कहां मिलता है आपको? आर्टिकल 23-24 में मिलता है। 25 से 28 आपको क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद क्या आता है? 29 और 30। 29-30 में आपको क्या है? आपकी जो कल्चर है और एजुकेशन का राइट है। ठीक है, आप अपनी संस्कृति का मतलब देख रेख, प्रचार प्रसार, और आपको जो एजुकेशन है, जो आपके पिछड़े लोगों, माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन है, उसका अधिकार कहां से मिलता है? 29-30 से मिलता है। और ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार लिखा है, ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 32 में आता है। यहाँ पर 5 रिट्स का जिक्र हुआ है, जो कि 5 रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हैबस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, और लास्ट क्या है? क्यू वारंटो। ये 5 रिट्स आपको प्रोवाइड की गई है। अगर कोई आपके इन 5 फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, कोई इसका उल्लंघन करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास इन 5 रिट्स के तहत अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक्शन जरूर लेगी, क्योंकि किसी ने आपके फंडामेंटल राइट का हनन किया है। ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स से। अगर आपको इसका सेपरेट वीडियो चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का, रिट्स का, ये सब की सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कमेंट्स से हमें मनोबल मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस ला सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक समग्र औद्योगिक नीति और देश में से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो कि एफडीआई जिसको बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें से कौन सा विभाग इसकी देखरेख करता है? देखिए, जैसे नाम में ही लिखा हुआ है, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, नाम से ऐसे तो टफ क्वेश्चन है भाई, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अगर आपको पता है, लेकिन अगर नाम वाइज भी जाएंगे थोड़ा इजी है। देखिए, औद्योगिक नीति, और जो एफडीआई की बात करता है वो करता है हमारा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। ये देखता है हमारा क्या?
जो औद्योगिक नीति है और देश के अंदर जो एफडीआई आ रहा है इसकी सब सब लिखा पड़ी होगी वो कौन करेगा? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉन्ड की परिभाषा क्या होती है? देखिए बॉन्ड आपको मिलते हैं एक तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है, ये एक दस्तावेज होता है जिसमें आपको कुछ लिखा होता है, आपसे कुछ वादे किए होते हैं जिसके चलते एक निश्चित अवधि के बाद आपको कुछ पैसे मिलते हैं। जैसे अगर बात कर ली जाए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये भी एक तरह का बॉन्ड है। इसके बदले जब आप सोना खरीदने जब इसको खरीदते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, तो आपको सोने की जगह एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है आपने इतना सोना खरीदा है, इस रेट में खरीदा है और इतने साल के लिए आपको ये पेपर मिल रहा है और इतने और जो वो अवधि पूरी हो जाएगी तो उसके बदले आपको क्या मिल जाएगा? रियल सोना मिल जाएगा। और जब तक ये सोना इनके पास है तो इसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो कि आज की बात कर ली जाए तो 2.5% पर ईयर के रेट से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है एक तरह का बॉन्ड है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। हमने बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 1 ऋणदाताओं द्वारा जारी किए गए दस्तावेज। नंबर 2 पैसे सहित सभी तरह की संपत्ति संबंधित दस्तावेज। नंबर 3 एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के लिए वादे से संबंधित दस्तावेज। और चौथा संपत्ति के लिए जारी दस्तावेज। आई होप आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा कि सही आंसर क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज। 4 शब्द इंपॉर्टेंट है। एक निश्चित अवधि के दौरान जो भविष्य में आपको लाभ मिलने वाला है उसमें वादा लिखा हुआ है और एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं क्या है? बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे बॉन्ड निकालती है। इंग्लिश में सिक्योरिटीज बोला जाता है इसको, सिक्योरिटीज जो आपको गवर्नमेंट देती है जिसके चलते आप इन फ्यूचर फायदा कमा सकते हैं और उन पैसों का यूज गवर्नमेंट करती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन इससे आ रहा है कि समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने कई बार रिपीट किया है, इसका जिक्र किया है कि ये शेड्यूल 7 में है जिसके अंतर्गत यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट राज्य सूची और कॉनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब इसको रिपीट नहीं करते हैं, फिलहाल देखते हैं कि कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है। फौजदारी कानून, आपको पता होगा 2 तरह के केस होते हैं, एक होता है फौजदारी कानून और एक होते हैं सिविल कुछ बोलते हैं। ठीक है, 2 तरह के केस चलते हैं। आपको एक पैसे केस होता है, एक डोमेस्टिक केस होता है जो सिविल केस होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं शस्त्र, आग्नेय शास्त्र, गोला बारूद, विस्फोटक। तीसरा है दंड प्रक्रिया संहिता। चौथा है भारतीय दंड संहिता। देखिए समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं पूछा है। तो देखिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की बात की जाए तो भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह लागू है। तो ये राज्य सूची यानी समवर्ती सूची का हिस्सा है, राज्य और स्टेट दोनों में है। दंड प्रक्रिया संहिता ये भी दोनों में है, राज्य में भी लागू है और सेंटर में भी लागू है। फौजदारी कानून ये भी सेंटर में भी लागू है और राज्य में भी लागू है। लेकिन ये शस्त्र हो गया, आग्नेय शस्त्र हो गया, गोला बारूद, विस्फोटक, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है, यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, ये समवर्ती में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का पूरी तरह से सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके पर्यावरण और वन, वन्य जीव संरक्षण, जैविक विविधता या पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन बहुत ही जटिल बनाए गए हैं। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है बट ऑप्शन ऐसे हैं कि एक तो सेम लग रहे हैं। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है वो है वन्य जीव संरक्षण। 2002 में इसको शुरू किया गया था, वन्य जीव संरक्षण। इसके तहत जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा मिलती है। आपको पता होगा कि बहुत सारे जानवरों की हंटिंग की जाती है, उनकी खाल बेची जाती है, उतार के हड्डियों का यूज किया जाता है। हाथी दांत, आपको पता है हाथी का शिकार हाथी दांत के लिए करते, पूरा हाथी मार दिया जाता है। तो ये सब चीजों को बचाने के लिए हमारी एक तरह से संपत्तियां एक तरह की है, इन सबको बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट लाया गया एक तरह का, जो जिसके तहत इन सबको सुरक्षा मिलती है। जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों ये सबको सुरक्षा मिलती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीआईडी की कौन सी शाखा जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है? देखिए जालसाजी, नकली जैसे सब चीजों के लिए कौन सी है? सीआईडी एक क्राइम ब्रांच होती है, क्राइम मास्टर गोगो वाली। ठीक है, तो क्राइम ब्रांच जो है वो ये सब देखती है, यानी कि अपराध शाखा ये सब चीजें एक क्राइम माना जाता है। आप जालसाजी कर रहे हैं, नकली चीजें बना रहे हैं, नकली नोट चला रहे हैं या सामान नकली बना रहे हैं, ये सब की जांच अपराध कौन चेक करता है? सीआईडी देखती है और इसकी क्राइम ब्रांच के अंतर्गत आता है और बहुत ही कड़ा प्रावधान है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
भारत ने निम्नलिखित में से किस दक्षिण, अच्छा पहली बात तो हाल ही में लिखा है और ये 2017 का पेपर करा रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कि 21 के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर बता देते हैं 2016 में हुआ क्या था। हाल ही में भारत में निम्नलिखित में किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क देश के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, आतंकवाद को रोकने के लिए बांग्लादेश ने उस समय हस्ताक्षर किए थे, तो ये इसका सही आंसर है, बट ये इसके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल अभी स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गारो बहुत ही इजी भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक और सब कुछ बताते हैं। एक्चुअली इससे एक स्टोरी है। मेरा एक बार एक दोस्त आया था, दोस्त का दोस्त था एक्चुअली, वो आया था एग्जाम देने के लिए और वो था मेघालय का रहने वाला। कहाँ का? मेघालय का रहने वाला। तो हमने उससे कुछ जानकारी ली। एक्चुअली अगर नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली जाए, जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट है वहां पर, तो उधर जाना होता नहीं मेरा, तो उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तो ये पहले जान लीजिए गारो पहाड़ियां कहाँ है? मेघालय पे। तो उसने हमको कुछ वहां के बारे में बताया, तो हम आपको उस कहानी सुना देते हैं जिससे कि आपको मेघालय के बारे में कुछ पता चलेगा। देखिए, मेघालय में 3 तरह की जनजाति पाई जाती हैं। एक है गारो, ठीक, दूसरी है खासी, तीसरी है जयंतिया। ये जनजातियां भी हैं और इनकी पहाड़ियों के नाम भी हैं। ठीक है, ये मेघालय में पाई जाती है। और आपको एक खास बात बताते हैं, ये है एक कंप्लीट स्टेट मेघालय का, उसमें 3 तरह की जनजातियां अलग अलग एरिया में रहती है। और सबसे सरप्राइज बात यह है कि जो हमको मेरे दोस्त ने बताई, इनमें बिल्कुल भयंकर एंटी है। मतलब इतनी एंटी कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग इनसे नफरत करते हैं, यहाँ के लोग इनसे नफरत करते हैं। भारत पाकिस्तान जैसा युद्ध नहीं छिड़ता है, लेकिन हाँ थोड़ी नफरत है। और उस नजर से नहीं देखते कि हमारे एक ही स्टेट के लोग हैं, एक ही देश के निवासी हैं, इनसे ऐसी नफरत ना की जाए। ये तीनों आपस में एक तरह से लड़ते रहते हैं, आप ऐसा समझ लें। और एक चीज और बता दे, उसने हमें बताया, जैसे आप गारो के रहने वाले हैं, वो मेरा दोस्त गारो का ही था। अगर आपको खासी जाना है तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है यहाँ से, यहाँ ऊपर पड़ता है असम। असम की राजधानी गुवाहाटी होती है, आपको पता है। गुवाहाटी से आपको गारो के लिए ट्रेन मिलेगी, गुवाहाटी से आपको खासी के लिए ट्रेन मिलेगी, गुवाहाटी से आपको जयंती के लिए ट्रेन मिलेगी। यानी कि अगर आपको खासी जाना है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा। गुवाहाटी से आपको ट्रेन मिलेगी खासी के लिए। खासी जयंती जाना है तो आपको वापस गुवाहाटी जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो ये यहाँ के हाल है। ठीक है, और तो ये सारी चीजें थी, आपको बता दी हमने। असम वाली बात बता दी, नॉर्थ ईस्ट की बात। अच्छा, एक चीज और, हाँ जो भूल रहे थे, वो ये कि मेघालय की राजधानी की बात की जाए तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। अब आपको क्वेश्चन आएगा, सर ये जो राजधानी है ये कहाँ पड़ती? तो देखिए, ये पड़ती है खासी के अंतर्गत, यानी कि बीचों बीच में पड़ते है मेघालय के खासी के अंतर्गत। और खासी में 2 बहुत ही और फेमस जगह है, आपने नाम सुना होगा चेरापूंजी, वो खासी के अंतर्गत ही आता है। और दूसरा एक है मानिशराम, जहां पर इस समय सबसे ज्यादा बारिश होती है, आपको पता होगा, वर्षा सबसे अधिक वर्षा प्रभावित क्षेत्र है मानिशराम। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब जस्ट जुड़ा हुआ जो जिला है मानिशराम, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये भी कहाँ आता है? खासी के अंतर्गत ही आता है, जो ये बीच वाला पोर्शन है। तो इतनी ये कहानी थी, आई होप हमने आपको बता दी। अब आपको ये याद रहेगा कि गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां, या जनजातियां, ये जनजातियां भी हैं एक तरह की। कहां पर है? तो ये मेघालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने के साथ गुजारा जाता है? तो देखिए, शुष्क चूने को क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ हम गुजारते हैं, तो उससे निकल के आता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। साइंस का क्वेश्चन आपका, केमिस्ट्री का पोर्शन है, इजी क्वेश्चन है, हल्का सा, ज्यादा टफ नहीं था। वैसे अगर कई लोग को पता रहा होगा आई होप, बट अगर नहीं पता तो थोड़ा सा अपडेट रहिएगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सेक्शन से आपका आया हुआ है, तो नहीं की जाती, इस पर गौर करिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यों के राज्यपाल बिल्कुल राष्ट्रपति चुनता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, उसके जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष, इसको रोकिए, कैबिनेट सचिव भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं किया जाता है। तो आप बोलेंगे लोकसभा अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? देखिए, जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो जैसे ही लोकसभा की पहली मीटिंग होती है, तो वहां के जो लोग होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, वही अपना लीडर चुनते हैं, जिसे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बोला जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष इस तरह चुने जाते हैं, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात, इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? बताएंगे कि आप बताना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में? चलिए, हम नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे हमने पहले बता रखा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं
तो आपको पता होगा और आप कमेंट में बताइए इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को किसमें सूचीबद्ध किया गया। अगेन सूची का क्वेश्चन यानी कि शेड्यूल 7 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट शेड्यूल मान लीजिए इसको। यूपीएसआई के हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है बट 5 क्वेश्चन और बचे हैं। आई थिंक इसको खत्म कर देना चाहिए, भले ही वीडियो लंबा हो रहा है और पहली बार इतना लंबा वीडियो जाएगा। तो आप कमेंट में बताइएगा कि हमने जो वीडियो लंबा किया है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की है, ये सही है या हम वैसे ही 20 मिनट की वीडियो बनाते रहे 10 से 15 क्वेश्चन को लेते हुए। ठीक है, इसको कमेंट में आप बताइएगा, उस हिसाब से हम अगले क्लास में ध्यान देंगे। फिलहाल आज हम पूरे 80 के 80 क्वेश्चन इसके खत्म करेंगे। तो देखिए जो खानाबदोशी, खानाबदोश प्रवासी जनजाति है, ये आता है समवर्ती सूची, यानी कि इनके जो निवारण के लिए जो काम है वो राज्य और यूनियन यानी कि संघ दोनों की देखरेख में आता है। इस वजह से ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, केवल राज्य सूची का हिस्सा नहीं है। हालांकि कई लोग को ऐसा लग सकता था कि राज्य सूची का विषय होना चाहिए क्योंकि एक पर्टिकुलर जनजाति की बात की जा रही है, बट एक्चुअली ये सेंटर की भी जिम्मेदारी होती है, संघ की भी जिम्मेदारी होती है कि किसी पर्टिकुलर जनजातियों का उद्धारीकरण करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको मौका देना। ठीक है, तो इस वजह से ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। बिल्कुल सही है, लास्ट क्लास में हमने इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है, अगर आप पिछली कुछ शायद 2 क्लास पहले एक्सप्लेन किया था, पूरी संविधान सभा के बारे में हमने आपको बताया था, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बताए थे। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आज एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। तो क्वेश्चन पूछा है, इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी। तो देखिए हालांकि सही बताया तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं, बट अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो 13 माना जाएगा। क्यों गलत है और क्यों 13 माना जाएगा उसका जिक्र करते हैं। तो देखिए संविधान सभा जब बनी थी हमारी, कब बनी थी एक बार आपको डेट बता देते हैं। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, जिसमें हमने बताया था सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी या स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, उसके बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था। तो संविधान कोई एक आदमी तो बनाने वाला नहीं था, इसके लिए समितियां बनाई गई थी, यानी कि कुछ कुछ ग्रुप में कुछ ग्रुप बनाए गए थे कि आप भाई इस विषय पर रिसर्च करिए, आप इस विषय में संविधान बनाइए, आप इस विषय पर संविधान बनाइए, फिर संविधान सभा में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और जो जो सही होगा उसको रखेंगे। तो इस तरह की टोटल 21 समितियां बनाई गई थी। कितनी? 21। तो इसका सही आंसर तो पहली बात 21 है। अब इसको डिवाइड किया जाए, डिवाइड किया जाएगा तो बोला जाएगा 13 बड़ी समितियां थी और 8 छोटी समितियां थी। तो इस वजह से इसका आंसर 13 आप यहां मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो 13 बड़ी समितियां थी, मेजर कमेटी जिसको बोलते हैं, और 8 माइनर कमेटी थी। टोटल 21 कमेटी थी। अगर 21 ऑप्शन होता तो हम 21 सही लगाते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत कटौती के लिए सीमा क्या है। देखिए आपको लग रहा होगा ये 16-17 का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट, बट ये अभी तक लागू है, इस वजह से ये अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि धारा 80C के तहत हमको कितनी कटौती मिल सकती है। तो हमने इसको आपको 2-3 क्लास पहले इसका जिक्र फिर से किया था। वो हमने बताया था कि 1.5 लाख रुपए तक आप छूट ले सकते हैं धारा 80C के तहत आज भी। यानी कि अगर आपकी सैलरी, वैसे तो आपको 3 लाख तक में कोई इनकम देना नहीं होता, लेकिन अगर आपकी सैलरी 4.5 लाख तक है तो धारा 80D में दिए गए सब्जेक्ट जो विषय हैं उसके अनुसार आप 1.5 लाख में और छूट ले सकते हैं। यानी कि टोटल अगर आप देखा जाए पूरा तो आपकी अगर टोटल आप 4.5 लाख पर ईयर कमाते हैं तो आपको कोई भी उसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किसे एक इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है, जिससे वे डाटा भेज सके और प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आजकल आप चीजें देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब चीज कैसे पॉसिबल हो रही है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको जोड़ दिया और वो डाटा वहां पर है, फिर आप ले लिए डाटा का सारा लेन देन कैसे हो रहा है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग, वस्तु अंतरजाल। तो ये है इंटरनेट का एक नया रूप और इसका फ्यूचर तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। इसके बारे में अगर किसी की स्पेशल ब्रांच है तो ये समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा फ्यूचर इसका ब्राइट है। इस पर अलग से इंजीनियरिंग ब्रांच है एक तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग की। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, आगे इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक समिति है जो कि भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में बनाई गई थी। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक जो सोशल स्थिति है, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने के लिए
2005 में एक समिति का गठन किया गया था, उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है देखिए सच्चर समिति। ठीक है, क्या नाम था? सच्चर समिति, जो कि मुस्लिम समुदाय लोगों की जो कि स्थिति है उसका रियल मुद्दा, जो रियल रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके, जिससे कि आगे चल के उनका उद्धार किया जा सके अगर कोई पिछड़ा हुआ रह गया है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन सा एक एप्लीकेशन है? देखिए, तो एप्लीकेशन मेरी ब्रांच थी एमटेक में, वो है कैड, और यही एक एप्लीकेशन है कैड, एक तरह का एप्लीकेशन है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, आप लोग में जो इंजीनियर होंगे उनको पता होगा कैड के बारे में। मिनिक्स एक तरह की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग है। डॉस एक तरह की लैंग्वेज है। UNU जिसको बोलते हैं, ये भी एक तरह की प्रोग्रामिंग है। तो केवल एप्लीकेशन की बात की जाए तो एकमात्र एप्लीकेशन है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये थे हमारे 13 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन, 40 नंबर से शुरू किए थे, 80 नंबर तक आ गए। 2 पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया। लास्ट वाला सेट हमने 4 पार्ट में कंप्लीट किया था। तो इस बार कोशिश की, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, बट कोशिश की कि हमने 2 पार्ट में पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए। तो आप कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। इतने ही लंबे वीडियो बनाया जाए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।